86. Hello, everybody. How are you all? I am okay. Okay. ठीक है. तो सबसे पहले we'll start with the हम environment laws पढ़ रहे हैं. Environment word आया कहाँ से? Let us see that first. तो हमारे पास ये फ्रेंच टर्म है इन्वायरोनिया. पेपर में आ जाए तो इन्वायरोनिया इज द टर्म जहां से इन्वायरमेंट टर्म निकल के आई है. फ्रेंच टर्म था जिसका मतलब था टू सराउंड. ठीक है. इसके बाद हमारे पास एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986. पता पहले क्या हुआ? पहले ना हमारे पास कोई प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं थी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट हिस्ट्री के हिसाब से, प्री कॉन्स्टिट्यूशन एरा की अगर मैं बात करूं. उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया तो भी तब तक भी हमारे पास कोई ऐसा फिक्स्ड एनवायरमेंटल लॉ नहीं था. हम लोग मानते थे कि हाँ यार ध्यान रखना है, नॉर्मल है, ठीक है. लेकिन उसके बाद आपको पेपर में एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या हुआ, what brought the major change इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज. सो आप लिखेंगे कि हमारे पास 1972 में एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई. 1972 में, ईयर याद रखना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई. कहां पे? कौन से? स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस कहा जाता है. स्टॉक होम वाली एक जगह है, वहां पे हुई. 78 72 ये है ना, 1972 स्टॉक होम्स कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करा गया. जिसके बाद इंडिया में भी नीड फील होने लगी टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. और इस नीड को समझने के लिए हमारे पास 1976 अमेंडमेंट एक्ट आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. 1976 अमेंडमेंट जो आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसमें ना नए आर्टिकल्स ऐड करे गए. दो नए आर्टिकल्स को ऐड करा गया, आर्टिकल 48A एंड आर्टिकल 51A. 48A एंड 51A. जो आर्टिकल 48A था वो पार्ट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, और 51A ये पार्ट 4 है, और 51A जो था वो पार्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज का. तो इसमें 48A ने क्या बोल दिया? 48A आर्टिकल जब हमने बनाया तो हमने उससे बोल दिया कि स्टेट की एब्सोल्यूट ड्यूटी बनती है, स्टेट शैल टेक एवरी एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड इंप्रूव इट. ठीक है. और 51A में सिटीजन्स की ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी बना दी गई टू प्रोटेक्ट रिवर्स, फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा, एवरीथिंग. टेक्निक. और साथ में आर्टिकल 21 की बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन करी गई और कहा गया कि यार आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट टू हेल्दी लाइफ. इसलिए एनवायरनमेंट को बचा के रखना हर इंसान का फर्ज और दूसरे इंसान का राइट है कि वो हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे. और अगर आप एक इंसान की एनवायरनमेंट को खराब करते हो तो टेक्निकली यू आर इनफ्रिंजिंग, यू आर एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ दैट पर्सन विच इज राइट टू लिव अ हेल्दी लाइफ. अगर आप एनवायरनमेंट से पंगा लेते हो तो आप इससे पंगा ले रहे हो. ये क्यों? और ये फंडामेंटल राइट है तो इसके अगेंस्ट कोर्ट में जाया जा सकता है. साथ में ये तीन चीजों को आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज इन विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है. इसके बाद हमारे पास बनाया गया, इन सब के बाद हमने पिक्चर में लिया, हम पिक्चर में ले आए द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इन अमेंडमेंट्स के साथ ही उसी साल में, मतलब. ठीक है. 1986 में जितने एक्ट आए थे उसमें से 29th नंबर का एक्ट था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट.
डेट ऑफ इनैक्टमेंट लिखी हुई है 23 मई 1986। आप बेयर एक्ट में देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसको याद यूज करने की, जब आपको पेपर में बेयर एक्ट होगा आप वहां पे देख सकते हैं। कहां पे लगता है, आपके सामने है, दिस में बी कॉल्ड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, होल ऑफ इंडिया। छोड़ दो, नहीं चाहिए। ये देख दो, एनवायरमेंट की डेफिनेशन कहां पे दी गई है, 2A में बहुत बार आती है, हर एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइंड कहां है। आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको एनवायरमेंट के डेफिनेशन क्लॉज में जाके पता लग जाएगा कहां पे 2A में बैठा है एनवायरमेंट। इसमें आता क्या क्या, वाटर, एयर, लैंड, ये सारा कुछ आ जाता है, बहुत इजी है। ह्यूमंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, प्रॉपर्टी, सब कुछ आ जाता है एनवायरमेंट में। नेक्स्ट आ जाओ, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हैंडलिंग हजार्डुअस सब्सटेंस। आई डोंट थिंक इनको समझने की हमें जरूरत है, बहुत ही आसान है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत छोटा सब्जेक्ट है, माइनर है अगेन, और बहुत आसान भी है। ठीक है, इसके केस लॉज थोड़े से मुश्किल रहते हैं क्योंकि उनके नाम सिमिलर से लगते हैं। ठीक है, इसलिए हर किसी में MC मेहता लिखा होता है। यस, एग्जैक्टली। तो क्योंकि इसकी PIS चलती है एनवायरमेंट की मोस्टली। तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आपको एक चीज बस याद रखनी है, एनवायरमेंट यूजुअली होता है 78% नाइट्रोजन होता है एनवायरमेंट में, 21% ऑक्सीजन। अगर इससे ऊपर नीचे हो जाए तो पॉल्यूशन के बराबर हो जाता है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन। और अगर उनमें कंटेमिनेशन हो जाए तो वो पोल्यूशन का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये आप डेफिनेशन क्लॉज अपने आप जाके देख लेना। आ जाओ चैप्टर 1 पे, विच इज जनरल पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। Power of central government to take measures to protect and improve environment। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सारे सारे मेजर्स ले सकता है स्टेट गवर्नमेंट की सहमति के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के, हाथ मिला के ये अपना काम करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कुछ नहीं है। और आ जाओ, ये सारे करेगा क्या क्या, ये एक्ट्स आपको फर्स्ट सेक्शन थर्ड सेक्शन में ही मिल जाएंगे। आपको ऑप्शंस में यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होंगे, आप फटाफट इसके एक्ट्स मैच करके चल जाना कि कौन सा यहाँ पे मिसिंग है, और उसमें से जो मिसिंग होगा वो उसका आंसर नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा। Listen, take it very easy. This act is not even something that we should waste time upon. So we'll be very quick with it. It will take hardly 30 minutes, 30-45 minutes, and we'll be done with this act. है ना, 30 minutes लगेंगे मुझे लगता है। और ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी पावर सेक्शन 3 में है जी, खत्म करो। सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी आ जाना, यहाँ पे जाकर सर्च कर लेना। आगे आ जाओ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। इसमें से क्वेश्चन आता है कि ऑफिसर्स कौन कौन होंगे, ये देखो। विदाउट प्रेजुडिस द सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट ऑफिसर्स, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बस। ठीक है, एंड उसके बाद आ जाओ, ऑफिसर्स अपॉइंटेड इनटू दिस शैल बी सब्जेक्ट टू द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इफ सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट आल्सो ऑफ द अथॉरिटी और अथॉरिटीज। छोड़ दो, नहीं चाहिए। पावर टू गिव डायरेक्शंस, ये देखो यहाँ पे भी है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में, बस। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा हुआ है। Explanation for the avoidance of doubt, it is hereby declared that the power to issue directions in the section includes the power. ठीक है, छोड़ दो, नहीं चाहिए, नहीं आएगा। नेक्स्ट are the rules to regulate environmental pollution, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो आपको इतना समझ अब तक आ गया होगा, जितनी अभी तक हमने चीजें पढ़ी हैं सबके लिए जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट ही है। तो पेपर में आंसर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगा कि ये काम कौन कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एक्सेट्रा। तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपका आंसर होगा। The central government may, by notification in the official gazette, make rules in respect of all or any of the matters referred in section 3। हमें पता है, ठीक है। उसके बाद और किस किस चीज को लेकर इन्होंने देखा है, ये देखो क्या लिखा है, विदाउट जनरलिटी टू द फोरगोइंग प्रोविजन। जो ऊपर बोला गया ना, वो पावर तो है ही है, उसके साथ साथ और क्या क्या है, ये पावर्स और है। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ एयर, वाटर सप्लाई, मिनिमम जो भी है, ये सारा कुछ बहुत आसान है। Procedures and safeguard of handling of hazardous substances, handling prevention of accident, location of industries, handling of hazardous substances in different areas, etc. Easy। ये सब चीजें भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का खत्म। नेक्स्ट आ गया चैप्टर 3, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, खत्म कैसे कर सकते हैं। पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ एमिशन और डिस्चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्टैंडर्ड। एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा, उससे बाहर एमिशन नहीं होनी चाहिए। एमिट करना यानी कि निकालना, छोड़ना, है ना। पर्सन हैंडलिंग हजार्डोस सब्सटेंसेस टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। जो भी आपको सेफगार्ड्स बताए गए इसके लिए भी उसका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी हजार्डोस सब्सटेंसेस डील करें।
फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू अथॉरिटीज एंड एजेंसीज इन सर्टन केसेस. कुछ केसेस में इंफॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी आपको. किसको? जो अथॉरिटी. आपको बोला जाएगा कि इतना डेटा, जैसे पॉजिटिवली में आप इंडस्ट्री सेट कर रहे हो तो इस इंडस्ट्री में कितने वर्कर्स होंगे, कितना काम होगा, कितनी मशीनें होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन आती है अथॉरिटी को, एजेंसीज को, जो भी जिस केस में बोला जाता है उस केस में आपको इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है उनको. ठीक है, ये कहाँ पे नॉ में फर्निशिंग इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, जैसे कोई भी डिस्चार्ज हो रहा है, वेट वेट वेट, हाँ ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एक्सेसिव स्टैंडर्ड में हमारा, मुझे पता है कि ये काम करूंगा तो ये तो होगा ही, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा. ठीक है, वहां से आपको परमिशन आएगी. उसके बाद आप आ जाओ पावर्स ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी बंदा कहीं भी जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, छापा रेड डाल सकता है, अलाउड है. ठीक है, कहाँ पे मिली है पावर? सेक्शन 10 में मिली है उसे पावर. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. उसके बाद आप आ जाइए, और क्या क्या कर सकता है, किस पर्पस के लिए एंट्री कर सकता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा. ये देखो, फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग एनी ऑफ द फंक्शंस, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको दिए. फॉर पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग कि क्या ये काम ठीक से हो रहे हैं जो उनको बोले गए हैं. फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग एनी इक्विपमेंट एक्सेट्रा. कोई भी काम करने के लिए वो जा सकता है किसी भी जगह पे. एवरी पर्सन कैरिंग ऑन एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग और हजार्डोस सब्सटेंसेस शैल बी बाउंड टू रेंडर ऑल असिस्टेंस टू द पर्सन एम्पावर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नेक्स्ट आ जाओ. अगर कोई विलफुली डिले करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ही शैल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. अब ये चीज आपको थोड़ी सी मुझे लगता है ढूंढने में मुश्किल रहेगी, क्योंकि आपको एकदम समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, क्योंकि नाम से तो पता नहीं लग रहा कि पनिशमेंट भी यहाँ पे दी गई है. ठीक है, तो आपको थोड़ा सा याद रख लेना यार, ये जो हमारे को पावर ऑफ एंट्री एंड इंस्पेक्शन है, इस पावर के साथ साथ सजा भी है जी, बस ऐसे याद रख लेना. ठीक है, हाँ जी, यस यस. नेक्स्ट, पावर टू टेक सैंपल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयरविद. सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन. ठीक है, अमन आप दोनों बस बैरक है अपना. ठीक है, हाँ. पावर टू टेक सैंपल एंड प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कनेक्शन देयरविद, ये काम भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा. ठीक है, और ये जो सैंपल वगैरह, ये सैंपल वगैरह क्वेश्चन आपको हेडिंग से समझ आ रहा है, कुछ नहीं, अंदर भी इसकी यही है सैंपल वगैरह के लिए. आप यहाँ अंदर चले जाना. क्या कराऊं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे कराऊं मैं इसको. ठीक है, अंदर अंदर नहीं जा रहे हैं, जरूरत नहीं है. हाँ, जितना मैंने देखा था, जितना मैंने पढ़ा था, जितना मुझे जरूरत लगी थी उस हिसाब से बताती हूँ बस. हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, एब्सोल्युटली. घर पे जाकर कौन पढ़ेगा, यहीं पे देख लो आप. ओके, एनवायरमेंटल लेबोरेटरीज कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. कितनी? एक या एक से ज्यादा, जितनी मर्जी हो सकती है. ठीक है, और उनको इंस्टीट्यूट्स की तरह रिकॉग्नाइज करने का काम भी लेबोरेटरीज को सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है. नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट मेक फंक्शंस क्या होंगे उनके लेबोरेटरी के, प्रोसीजर क्या होगा इनमें, आपने कोई सैंपल भेजना है वो कैसे कैसे काम होगा, सारा लेबोरेटरी को लेकर सिस्टम 12 में है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट एनालिसिस. सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन देखो, बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट और रिकॉग्नाइज सच पर्संस एज इट थिंक्स फिट. ठीक है, एंड हैविंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन टू बी गवर्नमेंट एनालिस्ट. गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन? जो लेबोरेटरी में काम करेंगे. ठीक है, एनालिसिस करने वाले लोग 13 में आ जाएंगे. रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, इनकी रिपोर्ट कहाँ पे है? साइंड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट. ये देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी अ रिपोर्ट साइंड बाय द गवर्नमेंट एनालिस्ट मे बी यूज्ड एज एविडेंस. ठीक है, आ जाओ 15, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस. ये पेनल्टी का अलग सेक्शन है वैसे. ठीक है, अच्छा 2 मिसिंग है यहाँ पे. तो कौन कौन अमेंडमेंट देखना, 14 ए और कब की है? 14 14 1 14 बी की जो भी अमेंडमेंट है 2023 में इंसर्शन हुई है. ये में नहीं है, पुराना ही छाप दिया उन्होंने. उनके वाले में 2023 की अमेंडमेंट भी है. ये भी पुराना ही अपलोड हुआ होगा. चलो मैं बता देती हूँ, आप मुझे बता दो. 14 ए जो है हमारे पास, वो पेनल्टी बताता है 7 और 8 की कॉन्ट्रवेंशन की, और 14 बी क्या बताता है? पेनल्टी फॉर 9 10 और 11 सेक्शन की कॉन्ट्रवेंशन की. इंडिया कोड
हाँ, indiagold.nic.in। चलो छो ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया, इजी है, हेडिंग तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाना है। कितनी पेनल्टी दी गई है भी दस दो जरा रूपी लग रहा पता। 1 to 15 लाख हैगी है 14 ए ਦੇ ਅੰਦਰ। जो बार बार करी जाएगा फिर 15,000 एवरी डे। 10,000 to 5 लाख हैगी है जे तुसी 9 10 11 ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 10,000 एवरी डे। कृतिका, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके 16 सॉरी 15 पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड द रूल्स ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, यही है सेम है बाकी ठीक है। whoever fails to comply with or contravenes any of the provisions of this act, जो कुछ भी करता है कॉन्ट्रावेंशन होर किते जाके ते कितनी है 5 साल तो 1 लाख सेम है, 5 years to 1 लाख ठीक है। और विद बोथ एंड इन केस द फेलियर कंटिन्यूज एडिशनल 5,000 रुपीज एवरी डे, बस ये फर्क है। अब 15,000 रुपया ना 14A में 50 एवरी डे ठीक है। तो इतने है 5,000 एवरी डे यानी कि नीचे वाला क्लॉज है ना। हाँ ठीक है। इफ द फेलियर और कॉन्ट्रावेंशन continues beyond a period of 1 year, the offender shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 7 years। ਉਹਨੂੰ imprisonment ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕੌਂਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਰੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਦੋ। कृतिका आपके बैरक में है रचे अनुराग एंड कृतिका 15 ABCD। लेट मी सर्च 2023 की है। आप इसे आप ही बता दो यार, यहाँ पे तो नहीं है। मुझे दे दो एक बार जरा प्लीज, मैं बता देती हूँ आप लोग को। थैंक यू। यार अनुराग एंड कृतिका आपके बैरक में 15A to F है, 15AB 15B 15C 15D E and F। ना गूगल पे नहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगी, ढूंढनी पड़ेगी। आई मीन आई विल रीड इट फ्रॉम हियर ओनली ठीक है। देख लो आपको मिलता तो
पेपर में अगर आपके बैरेक्स में नहीं भी है तो आप याद रख लेना 14A 14B 14A क्या था 1 to 1 year था क्या था ये अच्छा 1,05,000 एवरी डे 1 to 15 लाख यही था ना यार हाँ 14A था 1 से 15 लाख क्योंकि अगर नहीं है बैरेक्ट में तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं याद रख लो 1 से 15 लाख और 50,000 एवरी डे ठीक है 14B था 10,000 to 5 लाख लिख लो अपने पास ना आप लोग सारे जिसके के बैरेक्ट में नहीं है के बैरेक्स में नहीं है वो अपने पास प्लीज लिख लो अनुराग कृतिका एंड अमन आप भी लिख लो जाए 10,000 to 5 लाख ठीक है और बार बार करने पे 10,000 एवरी डे सेक्शन 15 हमने देख लिया बोर्ड पे सेक्शन 15A क्या कहता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन बाय कंपनीज अगर ये कॉन्ट्रावेंशन कंपनीज करती हैं तो 1 लाख to 15 लाख रुपीस सेम 14A वाला सेम 15A में भी है तो आपको सजा 7 और 8 के वायलेशन की है वही कंपनीज की भी है 1 से 15 और अगर वो कंटिन्यू करती रहती है तो 1 लाख एवरी डे एंड नॉट 50,000 यहाँ पे 50 है यहाँ पे 1 लाख है 15B पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अगर कॉन्ट्रावेंशन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होती है पेनल्टी इज इक्वल टू 1 मंथ ऑफ दैट पर्सन बेसिक सैलरी ठीक है उस बंदे की बेसिक सैलरी जितना फाइन मतलब उसे कॉम्पेंसेशन है और साथ में where any contravention is attributable to where any neglect on the part of any officer other than the head of the department अगर ये head of department करता है तो it is उसकी बंदे की 1 month की basic salary and अगर other officer करता है then also 1 month की basic salary बस इतना समझ लो 1 month की basic salary है बस that's it 1 month of his basic salary yes 15C adjudicating officer the central government for the purpose of determining the penalties under this act may appoint an officer not belong below the rank of joint secretary to the government of India ठीक है पेनल्टीज डिटरमिन कौन करेगा 15C में बताया गया है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इसका रैंक क्या होगा रैंक विल नॉट बी लेस देन जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट तो या फिर वो जॉइंट सेक्रेटरी हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सेक्रेटरी हो स्टेट गवर्नमेंट का इस रैंक के बराबर का बंदा ही या इससे ऊपर का या इससे बराबर का बंदा पेनल्टी डिसाइड करेगा जिसका नाम होगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ठीक है नेक्स्ट और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के काम क्या क्या है कि वो किसी को भी बुला सकता है किसने कॉन्ट्रावेंशन करी हो उसको बुलाएगा कि तूने ये कंप्लाई नहीं करा उसको बुलाएगा उससे रिकॉर्ड मंगवाएगा रजिस्टर वगैरह मंगवा सकता है ठीक है और उसको अपॉर्चुनिटी देगा उसकी बात सुनेगा और उसके अकॉर्डिंग उसे सजा दे देगा ठीक है और क्या कर सकता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी डिसाइड करने के लिए क्वांटम ऑफ पेनल्टी की कितनी सजा लगानी है इस चीज के लिए ध्यान रखेगा कितना असर हुआ है नेगेटिव असर कितना हुआ है कितने लोगों पे असर हुआ है कितनी बार ये उसने करी है गलती ये वाली ठीक है और कितने लोग एडवर्सली इफेक्ट हुए हैं क्या लोगों को ज्यादा असर नहीं हुआ उसके बाद डैमेज कॉज टू एनी पर्सन डैमेज कॉज टू एनवायरमेंट उसने कितना प्रॉफिट कमाया उस चीज से इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा उसे सजा देने से पहले ठीक है रूबी मैम एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डन उसके बाद आ जाओ अपील की तरफ 415D बात करता है अपील की whoever is aggrieved may prefer an appeal to the National Green Tribunal NGT में अपील जाएगी इसकी established under section 3 of NGT Act तो उन्होंने क्या बोल दिया अपील की पावर किसको दे दी है NGT को दे दी है ठीक है कि अगर आप यहां से अग्रीव्ड हो तो आप NGT के पास अपना केस फाइल कर सकते हो आपको पता है हमारे पास कुछ केसेस आएंगे कुछ जिसमें ना स्पेशली बोला गया कि यार ये जो आपने एनजीटी को पावर दे दी है डील करने की इससे तो आपने क्या करा है आपने तो हाईकोर्ट की पावर ले ली केस था जिसमें ये बोला गया कि आपने जब एनजीटी को अपील फाइल आपने अपील बोल दिया एनजीटी में जाए इससे तो बेसिकली आपने क्या करा आपने हाईकोर्ट की पावर छीन ली एक तरह की उसको कॉन्ट्रावीन कर उसको वॉयलेट सा कर दिया है ठीक है तो इसमें बोला गया कि यार ये सब लोग ना हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट ही तो हैं कोर्ट ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि सब जितने भी ट्रिब्यूनल्स भी हम बनाते हैं एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये भी तो हाईकोर्ट के सबऑर्डिनेट ही आएगी हाईकोर्ट इन पे चेक एंड बैलेंस जरूर रखेगा
इनमें नजर जरूर रखेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। हमने ये ट्रिब्यूनल इसलिए बनाए हैं ताकि एनवायरमेंट के मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, केस का नाम लिखिए, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस रघु कृष्ण राजू, वर्सेस रघु कृष्ण राजू, जिसमें बोला गया कि ऑल ट्रिब्यूनल्स आर सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। नेक्स्ट केस लिखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2022 की जजमेंट है। इसमें चैलेंज करा गया कि ये जो सेक्शन 3 हमने अभी देखा ना, एनजीटी एक्ट, नेशनल हाँ, जो एनजीटी एक्ट है उसके सेक्शन 3 में अपील चल जाती है। अभी तो बताया मैंने आपको एनजीटी में अपील जानी है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है ना, आई विल रीड द लाइन, इट सेज अपील जानी है टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कहाँ दिया गया है? सेक्शन 3 वाले एक्ट, इस एक्ट के सेक्शन 3 में, एनजीटी एक्ट के सेक्शन 3 में बताया गया कि अपील हमारे पास आनी है। ठीक है, तो क्या सवाल आया इस केस में एमपी हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के कि सेक्शन 3 ऑफ एनजीटी एक्ट को चैलेंज करा गया। ठीक है, और बोला गया कि यार these are violative of article 226 and 227 of constitution of india and 227 of constitution of india, जो कि रिट जुरिडिक्शन की बात करते हैं हाई कोर्ट की। उन्होंने बोला ये आर्टिकल जो आपने बना, ये आर्टिकल्स के तो वॉयलेटिव हो गया सेक्शन 3 एनजीटी एक्ट का। तो इसमें बोला गया, यहाँ पे टर्म निकल के आई, लिख लीजिए टर्म का नाम, एक्सेसिव डेलीगेशन टू एनजीटी। ये बोला गया कि बहुत ज्यादा पावर दी गई है एनजीटी को अपील वगैरह की भी, एक्सेसिव डेलीगेशन टू एनजीटी। इस पे कोर्ट्स ने क्या जवाब दिया कि नहीं, इट डज नॉट बार द रिट जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट, द रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट अभी भी कभी भी इंक्लूड कर सकती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट केस लॉ पे, केस लॉ छोड़ो, केस लॉ पे नेक्स्ट साथ साथ आते रहेंगे जहां जहां पे मेरे को लगेगा जोड़ने वाला है। ठीक है, 15D तक ठीक है, 15D एनजीटी वाला बन जाएगा, बहुत है। 15E पे आ जाओ, पेनल्टी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड, और जो भी पेनल्टी आती है वो कहां जाती है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल, इतना ही चाहिए आपको। उसके बाद ऑफेंस फॉर 15F लास्ट, ऑफेंस फॉर फेलियर टू पे पेनल्टी और एडिशनल पेनल्टी, अगर नहीं परगाते तो ये भी एक ऑफेंस है। वेयर एनी पर्सन फेल्स टू पे द पेनल्टी, ठीक है, ही शैल बी लायबल फॉर इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। यस, यस, कब आई? जब आप पेनल्टी नहीं देते तो आपको इम्प्रिजनमेंट है 3 साल तक की, और साथ में डबल द फाइन हो सकता है, डबल द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। ठीक है, ओके। और उसके बाद अगर कंपनी करती है ये काम तो हैज बीन कमिटेड बाय कंपनी एवरी पर्सन। ठीक है, हर बंदा जो कंपनी में काम कर रहा था उस टाइम वो डायरेक्टली लायबल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये गलती, ये पेनल्टी कंपनी नहीं देती तो। ठीक है, उसके बाद जितने भी सेक्रेटरी डायरेक्टर्स वगैरह होंगे ना, सब नहीं, मेरी शेयर होल्डर्स एंड ऑल, शेयर होल्डर्स एंड ऑल एवरीबडी। और या दैट्स ऑल, इतना ही है 15F तक। थैंक यू सो मच, बताते रहना मुझे। ओके, नेक्स्ट अप, 16 offenses by companies, where any offense under this act has been committed by a company, every person who at the time the offense was committed was directly in charge of। ये 15F और 16 के सेम कैसे हो गया यार? ये कैसे हो सकता है यार? ये नहीं हो सकता।
कृतिका एंड अनुराग प्लीज हेल्प अस। क्योंकि पेपर में आपके ये वाला एक्ट है 1986 वाला, यही है ना आपका? फोर चैप्टर्स 26 सेक्शंस। इसके हिसाब से आंसर करने पेपर में। नहीं रजय, ये भी सेम ही है। सेम है रजय, ये नहीं। अब जो 2024 वाली अमेंडमेंट है वो किसी में नहीं है, वो सिर्फ एक बैरक में यहाँ पे जो एक स्टूडेंट के पास है। एनीवे मैं आपको बता देती हूँ, अब मेरे को समझ आ गया। मैं सुनो, पता है क्या करा? जो 15 16 17 थे, इकट्ठा कर दिया 15 में, एबीसीडी बना के। ठीक है, तो 16 17 टेक्निकली खत्म हो गए क्योंकि उन्होंने इकट्ठा आगे कर दिया। फिर अब हमारे पास बच गया 16 17 खाली। 16 17 को भरने के लिए 16 में नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी। ठीक है, जिसका नाम बना दिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड। 16 में कर दी इंट्रोड्यूस, चेंज कर दिया 16। जो था वो पीछे भेज दिया 15 में, और 16 में नई चीज की एंट्री डाल दी। नई चीज की एंट्री डाली 16 में, उसके बाद क्या करा? 16 की एंट्री के साथ साथ 16A और 16B भी बना दिए। बताती हूँ क्या। 16A भी बना दिए, 17 बच गया खाली, अभी भी बचा हुआ 17 खाली, उसको डिलीट कर दिया, रिपील प्रोविजन बना दिया। ठीक है, और उसके बाद 18 से ऑनवर्ड से ये सब हुआ है 1 मई 2024, 1 अप्रैल 2024 को इफेक्ट में आया है। ठीक है, 6 महीने पहले इफेक्ट में आया है, 5 महीने 6 महीने पहले, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन अभी कहीं नहीं है। ऑफिशियल गजट में होगा, होना ही चाहिए, किसी ना किसी तरीके से हम ढूंढ लेंगे, ऑफिशियल गजट में तो होगा ही होगा, तभी आया है। ठीक है, बस ये मतलब है इसका। ठीक है अनुराग एंड एवरीबडी, बात समझ आई रही क्या हुआ है, क्यों ये कहीं अवेलेबल नहीं है? क्योंकि अभी 6 महीने पुरानी अमेंडमेंट है। मुझे डर है कि पेपर में आएगा भी कि नहीं, पेपर तो बन चुके होते हैं मोस्टली, आई डोंट नो। पता नहीं, चलो देख लेना पेपर में जाके यार, इतना कोई डरने वाली बात है नहीं है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, आई हैव गिवन यू द पैटर्न, आई विल जस्ट टेल यू है क्या क्या और आगे। 16 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड बनाने को बोल दिया अब। ठीक है, ऊपर ना सवाल में देख लेना, मेरी बात कान खोल के सुनो, मैं अटेम्प्ट कैसे करना है। ऊपर सवाल में लिखा होगा आपको अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो आप जवाब देना पुराने के हिसाब से। और अगर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2023, अच्छा, बट नहीं हुई है, 100% गलत नहीं की है, इन्ना तो समझ आ ही रही है पढ़ के। ठीक है, ਐਨੀਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਅਟੈਂਪਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂ। ਪੇਪਰ ਚ ਦੇ ਹੈਡਿੰਗ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ 1986 ਦਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਜੇ ਦਿਸ ਗਿਆ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ 2023 ਲਿਖਿਆ ਦਿਖ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਇਹ 23 ਜਾਂ 24 ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਚ 23 ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ। ਦੈਟਸ ਇਟ। 16 ਦੀ ਗੱਲ 16 ਕਰ ਰਿਹਾ এনवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਗਜ਼ਟ ਚ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਫੰਡ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ এনवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड। ਤੇ ਨਾਲੇ देयर शैल बी credited to the fund, फंड ਚ ਪਏਗਾ ਕੀ पेनल्टी imposed। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਖੋ, प्रोविजन एक सेकंड,
रजे वो कहाँ पे था? हमने ये टर्म मैंने आपके बैरक पे देख ली थी क्या? इसी में पढ़ी थी ये टर्म, यहाँ पे नहीं थी कभी? हाँ हाँ, इसी में देखा था मैंने। हाँ कहाँ पे? यहीं पे देख रही, आपके बैरक में देख रही थी मैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे पुराने वाले में था ही नहीं है मतलब। ठीक है, फिर तो मेक सेंस। ठीक है, ओके। तो पेनल्टी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हाँ सही बोल रहे हो आप, फंड। ये 15E में है कि है क्या चीज। एग्जैक्टली 15E में बता दिया कि जाएगा कहाँ पैसा, और 15 और 16 में बता दिया होता क्या, और हमने बनाया है। ठीक है, ओके। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत। होता बकरे नहीं, एयर पोल्यूशन एक्ट वगैरह नहीं होता। सन- हो सकता था, नो एक मिनट लगे बनो बनो। अकाउंट्स एंड ऑडिट ऑफ फंड, द सेंट्रल गवर्नमेंट 16A है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन फंड। बस ठीक है, बहुत है ना। नेक्स्ट, annual report, the central government 16B है, central government shall prepare its annual report in relation to environment protection fund with a full account of its activities, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ 16B ਚ। ਫੰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋਣਗੇ 16A ਚ, ਤੇ ਫੰਡ ਹੋਏਗਾ 16 ਚ। 16 ਚ ਫੰਡ, 16A ਚ ਹੋਏਗਾ accounts and audit, and 16B ਚ ਹੋਏਗਾ annual report। ठीक है everybody? Perfect. Now can we move on to chapter 4, which is miscellaneous, which is same. 16 अब आ जाइए आप 18 पे, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी ऑफिसर or any other employee of the government or any authority constituted in this act or any member in respect of anything which is done or intended to be done in good faith in pursuance of the rules made। गुड फेथ वाली बात 18 में है। कॉग्निजेंस कौन लेगा, कंप्लेंट कौन फाइल करेगा? देखो, कंप्लेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी पर्सन हु हैज बीन गिवन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 60 डेज इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, 19 कॉग्निजेंस। 20 इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मांगेगा किसी बंदे से भी, किसी से भी मांग सकता है किसी भी टाइम। ठीक है, दिस इज 20। 21 पे आ जाइए, मेंबर्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 टू बी पब्लिक सर्वेंट। जितने भी बंदे यहाँ सेक्शन 3 में अपॉइंटमेंट हो रहे थे जिनकी, वो सब पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 3 में जितनी अपॉइंटमेंट्स हुई है वो सब पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आ जाइए 22 पे, बार ऑफ जुरिसडिक्शन, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन, क्योंकि सारी जुरिसडिक्शन किसके पास है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पास। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट, power to delegate without prejudice to the provisions of subsection 3 of 3 subsection 3, the central government may by notification to the official gazette delegate powers to the स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर स्टेट गवर्नमेंट को डेलीगेट कर सकती है, हाँ जी। कहां पे कर सकती है? 23 में पावर टू डेलीगेट है। आगे आ जाइए 24 में, इफेक्ट ऑफ अदर लॉज सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, the provisions of this act and the rules or orders made therein shall have effect notwithstanding anything inconsistent therein contained in enactment other than this act। इन्होंने बोला, सीधी सी बात है कि these laws that we are taking care of, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं अभी, हमने बोला यार इससे उल्टी बात हम नहीं सहेंगे। ठीक है जी, आपको रेफरेंस आ जाए इस एक्ट का इफेक्ट, अदर लॉज का इफेक्ट क्या है? इन पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, बहुत है इतना। उसके बाद आ जाइए पावर टू मेक रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी रूल्स, नीचे दिए गए हैं, वी नो दैट। नेक्स्ट आ जाइए आप 26 पे, रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने, ये देखो, ये पढ़ लेना बस, कब तक? टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, एंड जो 30 डेज वन सेशन या 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस में कब तक मर्जी चल जाए। जैसे कि हम मानते हैं मॉनसून सेशन होता है, समर से विंटर सेशन होता है, जैसे अब मॉनसून सेशन में सपोजिटली 15 ही दिन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 दिन, क्योंकि 30 दिन टोटल रखना ही रखना है हमने एक,
एक बिल जो बनाना है हमने, तो हमने पार्लियामेंट के सामने अब अगले 15 दिन में, अगले विंटर सेशन जब लगेगा तब 15 दिन रखेंगे उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट, दैट्स ऑल। 26 सेक्शन से 26 सेक्शन ही है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में, हमने कर लिया। केस लॉज लिख लीजिए प्लीज। केस लॉज मेजर मेजर आपको हेडिंग्स दे देती हूँ मैं, जिसके कारण आपको ये पहचान आ जाए पेपर में जाके कि हाउ आर यू गोइंग टू अटेम्प्ट इट। तो आप देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए इट इज जे एन गोदवरमन, DAV है ये, गोदवरमन, दिस इज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2022 का केस है। ये केस था सेक्शन 3 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, जिसमें बात करी गई थी इको सेंसिटिव जोन्स की। अगर ये टर्म आ जाए तो इको सेंसिटिव जोन्स की बात करी गई थी, और बोला गया था यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं होनी चाहिए जो इको सेंसिटिव जोन्स होते हैं। इको सेंसिटिव जोन्स कौन से होते हैं? बेसिकली फॉरेस्ट एरियाज, या जहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, या जहाँ पे ऐसी, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हमने माइनिंग अलाउ कर दी तो जमीन का और लाइक ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का बहुत नुकसान हो जाएगा, रिसोर्सेज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इको सेंसिटिव ESZs होते हैं वहां पे अलाउड नहीं होती है माइनिंग। तो इनके साथ साथ बोला गया इस जजमेंट में कि इसके अलावा भी इनके पूरे बॉर्डर जो इको सेंसिटिव जोन है वो तो है ही, उसके बाहर भी 1 किलोमीटर तक इको सेंसिटिव जोन की कैटेगरी में फिट कर देना चाहिए। ठीक है, ये इको सेंसिटिव जोन है, उसके बाहर वाले 1 किलोमीटर तक भी इको सेंसिटिव जोन ही चलते रहना चाहिए। दिस इज हमारा सेक्शन नंबर 3 के अकॉर्डेंस में इसको JN गोदवरमन जो भी ये केस है इसमें बोला गया। इसके बाद आ जाइए आप, अगर आपको सवाल आ जाए कि डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट की बात कौन से केस में करी गई है? डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, MC मेहता नहीं, वर्सेस कमलनाथ जी, वर्सेस कमलनाथ एंड अदर्स। इसमें बोला गया कि हम मानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट यानी कि पब्लिक की केयर स्टेट की अब सुप्रीम रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, बस। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट केस लिख लियो, लैंडमार्क जजमेंट है ये पूरे एनवायरमेंटल लॉ पे। दिस इज वेलोर सिटीजंस, वेलोर सिटीजंस वेलफेयर रिफॉर्म, रिफॉर्म नहीं, सॉरी, फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई थी, और बोला गया था प्रिकॉशंस पहले ही ले लो, इससे पहले कि एनवायरमेंट डिग्रेड हो जाए। यस। उसके बाद एक और लैंडमार्क जजमेंट है हमारे पास एनवायरमेंटल लॉ का। दिस इज, अच्छा मैंने आपको लिखवा तो दिया, MP हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन वाला, ठीक है। उसके बाद लिख लीजिए विनय कुमार डालेई वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। इसमें क्या हुआ? कहते एक तरफ तो आप बोल रहे हो जो हमारे पास इको सेंसिटिव जोन है उसमें माइनिंग नहीं करनी, उसके बाहर कर सकते हैं क्या? तो कहते हैं नहीं यार, उसके बाहर भी ऐसे मुंह उठा के नहीं कर सकते। यहाँ पे भी हम आपको एक प्लान बना के देंगे जिसका नाम होगा वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान, एक कॉम्प्रिहेंसिव सा प्लान बना के दिया जाएगा। जब आप माइनिंग इस एरियाज के बाहर भी करोगे ना तो भी इस प्लान को ध्यान में रख के करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान को ध्यान में रखा जाएगा अगर आप माइनिंग इको सेंसिटिव जोन्स के बाहर भी कर रहे हो तो भी। एलिफेंट कॉरिडोर्स की बात कौन से केस में करी गई थी? दिस इज हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन, बहुत लंबा केस का नाम है, बस याद रख लेना, हॉस्पिटल एलिफेंट वाला था, बस बहुत है। बहुत लंबा नाम है, मैं सोच रही हूँ ना ही दो, चलो हॉस्पिटैलिटी एसोसिएशन ऑफ मुदुमलाई, वर्सेस डिफेंस ऑफ
environment and animals and others. Defense of environment and animals and others. 2020 का केस है, एलिफेंट कॉरिडोर्स वाला. कॉरिडोर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को प्रोटेक्ट करो, एलिफेंट के कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करो, वो वाला केस था ये. उसके बाद आ जाओ लास्ट, सेकंड लास्ट है वैसे ये, नहीं है, 2 दिन रुक जाओ. गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024. गोवा फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया माइनिंग अगेन प्लान के हिसाब से ही होगी. यूनियन ऑफ इंडिया, माइनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लान ओनली. उसके बाद हनुमान लक्ष्मण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लास्ट ओनली. हनुमान लक्ष्मण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें ये बोला गया कि राइट टू हेल्थ जो है, हेल्दी लाइफ, वो भी आपके आर्टिकल 21 में आ जाती है. yes. ये लैंडमार्क जजमेंट्स है हमारे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के. यू डोंट नीड, यू वुड नॉट नीड एनीथिंग एल्स. दैट वुड सफाइस, दैट शुड सफाइस एटलीस्ट. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਜਿਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਇਸ ਐਕਟ ਚੋਂ. ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਜਾ ਕੇ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਯੋਰਸੈਲਵਸ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ. ਯੈਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, मैं जितना अपना सिलेबस का एनालिसिस किया ਸੀਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈंने वही समझ आई है कि सिर्फ एक एक्ट आ रहा है पेपर च, पेपर्स ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ. यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. थैंक यू, टेक केयर.